हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि बिहार एसएससी के द्वारा जो आगामी एग्जाम आने वाला है उसको लेकर के मैं आप सभी के लिए योद्धा सीरीज लेकर के आया हूं। तो देख सकते हैं यहाँ जीके और जीएस का जो है वेटेज मिलने वाला है योद्धा सीरीज के रूप में। और यहाँ जो है 10,000 क्वेश्चनों का जो है 10,000 प्रश्नों का सीरीज आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ इसके साथ डिस्कशन भी कराया जाएगा काफ़ी अच्छी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसका संबंधित बोर्ड पीडीएफ आपको जीके जीएस डिस्कशन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की शुरुआती प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन का रहा है 126 नंबर। 126 नंबर यहाँ क्यों है? क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि हमारा 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आज का जो हमारा वीडियो है आज 126वां नंबर से स्टार्ट है। अब कहाँ तक जाएगा इसका कहना मुश्किल है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक थे, पुरावनस्पति शास्त्री थे, ए और बी दोनों थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों। मतलब भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे। मतलब ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए प्लस बी। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्विद थे। ठीक है, अगर बात की जाए रॉबर्ट ब्रूस फुट की, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट है ना, ब्रिटेन के पुरातात्विद थे है ना। क्या थे? कहाँ के थे? तो पुरातात्विक जो थे ये आपको ब्रिटेन के थे। इनके द्वारा 1863 ईस्वी में ही है ना, इनके द्वारा 1863 में ईस्वी में ही पूरा पाषाण बस्तियों का है ना, बस्तियों का खोजबीन शुरू कर दिया था है ना। खोजबीन शुरू कर दिए थे है ना, खोजबीन शुरू कर दिए थे। किसने? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ के थे? तो ये थे ब्रिटेन के थे है ना। ब्रिटेन के क्या थे? तो पुरातात्विक थे है ना। ब्रिटेन के पुरातात्विक थे, ब्रिटेन के पुरातात्विक थे। कब जो है इनके द्वारा 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में है ना, पूरा पाषाण बस्तियों का जो है खोजना क्या कर दिए? शुरू कर दिए और बहुत सारा जो है खोज भी किए। तो ये क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विद भी थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारत में मानव का साक्ष्य मतलब सबूत जो मिला है, क्या नीलगिरी पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ी से, नल्लामाला पहाड़ी से, नर्मदा घाटी से? कहाँ मिला है जी? ये बताने की कोशिश करेंगे आप लोग है ना। आप लोग भी जो है आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट करने से आपको याद होगा तभी नौकरी लगेगी। और अगर आपके परिवार में अगर नौकरी एक बार लग जाती है तो समझ जाइए कि पूरी परिवार में जो है आपका जनरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मन लगा के अगर आप 1 से 1.5 साल मेहनत कर लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो है ना, किसी भी तरह का वन डे एग्जाम आपको रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है आप लोग कमेंट कीजिए और मन लगा के ध्यान लगा के पढ़िए। ठीक है, एक बार गलत कीजिएगा कमेंट, लेकिन दूसरा बार जब कमेंट कीजिएगा तो आप सही कीजिएगा, क्योंकि लिखने से भी याद होता है, लिखने से याद होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको नर्मदा घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। नर्मदा घाटी कहाँ है? तो ये जो है नर्मदा घाटी जो है आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है
है ना। अगर पूछ दे कि नर्मदा घाटी जो है कहाँ है ना, इसका अगर जगह के नाम पूछ दे तो ये जो है मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक स्थान पर है ना। मध्य प्रदेश के हथनौरा में ये नर्मदा घाटी है ना स्थित है, नर्मदा घाटी स्थित है। ठीक है, तो कर नर्मदा घाटी की खोज जो है ना मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य को डिनोट करता है। और ये कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है तो हथनौरा में है। कहाँ है हथनौरा में। अगर बात किया जाए इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किसने किया था नर्मदा घाटी की। तो इसकी जो खोज करने वाला है अरुण सोनाकिया है। कौन है अरुण सोनाकिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, मतलब प्राचीन काल की अगर बात किया जाए तो भारतीय राजाओं के द्वारा एक जो साम्राज्य स्थापित किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या कनिष्क के द्वारा किया गया था, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, किसके द्वारा जो है भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया गया था। तो कोई और नहीं थे बल्कि हमारा चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात किया जाए तो इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता तथा धनानंद को हराकर है ना, हराकर किया गया था। तो ये जो है काफी जो है प्रतापी राजा थे। कौन चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात किया जाए तो इसके बाद जो उत्तराधिकारी के रूप में कौन आया था, इनका जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था बिंदुसार था। क्या था बिंदुसार था। अगर बिंदुसार के उत्तराधिकारी की बात किया जाए तो इसका जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना, अशोक बना है ना, अशोक महान है ना। कौन बना, अशोक महान बना। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात किया जाए तो मौर्य वंश की है ना, मौर्य वंश की साक्ष्य आपको जो है पाटलिपुत्रा में भी देखा गया है, पाटलिपुत्रा में भी देखा गया है मौर्य वंश की जो महल रहती थी है ना, लकड़ी का महल रहता था। महल किसका रहता था तो लकड़ी का महल रहता था, लकड़ी की महल रहती थी कि महल है ना। तो ये सारे जो पॉइंट है आपको एग्जाम के लेकर के काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था। विलियम जोन्स ने, बी स्मिथ ने, आर के मुखर्जी, डी आर बंधाकर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्यारा आंसर है विलियम जोन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में है ना पहचान किया था। किसके रूप में, सेंड्रोकोटस के रूप में विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन, कर दिल्ली का वह शासक जिसने अपना संस्मरण लिखा। अपना संस्मरण मतलब अपना जीवनी लिखा, अपनी जीवनी अपनी हाथों से लिखा है उसको क्या कहते हैं तो अपना संस्मरण लिखा। तो वो कौन था, इल्तुतमिश था या बलबन था या अलाउद्दीन खिलजी था या फिरोज शाह तुगलक था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी नंबर, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात किया जाए तो इन्होंने फुतुहात
ए फिरोज शाही नामक आत्मकथा लिखा था, नामक आत्मकथा लिखा, है ना। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा था कि वो जो है जिसने अपना संस्मरण लिखा है तो वो है फिरोज शाह तुगलक है, और उसका नाम क्या है, तो फुतुहात ए फिरोजशाही है। क्या नाम है, फुतुहात ए फिरोजशाही। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात किया जाए तो इनके दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम रहता था, सबसे ज्यादा गुलाम, है ना। बात किया जाए तो लगभग जो है 1,80,000 तक रहता था, है ना। लगभग 1,80,000 तक जो है गुलाम इनके दरबार में रहता था। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो इन्होंने जो है बहुत सारे जो है नहरों का निर्माण कराया था, नहरों का निर्माण करवाया था, नहरों का निर्माण करवाया था, है ना। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। नहर सराय हो गया, है ना, सराय भी जो है इन्होंने बनाया था, सराय 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 भी बनवाया था, बनाया था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक की अगर बात किया जाए तो इन्होंने फुतुहात फिरोजशाही लिखा है, जो इनकी आत्मकथा है ना। और इनके दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम भी रहते थे, लगभग 1,80,000 के लगभग में, और नहरों सराय का निर्माण भी जो है इनके शासनकाल में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कर सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कर तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रिहला, तबकात नासरी, ये सब जो है लेखक का जो है इसमें क्या करना है, तो मिलान करना है। चलते हैं मिलान करते हैं। तो तारीख हिंद की अगर बात किया जाए तो तारीख हिंद, रिहला की अगर बात करें तो इब्न बतूता हो जाएगा, तबकात नासरी मिनहाज हो जाएगा, तारीख हिंद की बात करें तो अलबरूनी हो जाएगा, और तारीख दिल्ली की बात करें तो खुसरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये मिलान हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता की बात करें तो ये जो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इसका कहावत है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है भारत आया था किसके समय में, इब्न बतूता किसके समय में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसका जो ट्रिक है, इब्न बतूता बगल में जूता, जूता नंबर 1333, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। कब आया था, तो 1333 में, जूता नंबर। अगला क्वेश्चन, करा जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः हो जाएगा, यहाँ पर है ना, पुनः पुनः लगाया गया था। तो पुनः की बात किया जाए तो अकबर के द्वारा, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। तो पुनः की बात किया जा रहा है कि पुनः जो है किसके द्वारा लगाया गया था, पुनः। तो पुनः किसके द्वारा लगाया गया था, ये आपको बताना है कि जजिया कर। तो अकबर की बात करें तो इन्होंने समाप्त किया था, इन्होंने समाप्त किया था, समाप्त, है ना। कब किया था, तो 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में। कब समाप्त किया था, तो 1564 ईस्वी में। अगर बात किया जाए औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने जो है इसको शुरुआत किया था, पुनः शुरुआत करने वाला जो है राजा कौन था, औरंगजेब था। 1679 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तो शुरुआत किया था। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, राल्फ फिंच, सर थॉमस रो, हॉकिंस, पीटर मुंडी, है ना। तो अकबर के जो दरबार में आने वाला व्यक्ति था वह कौन था। मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले मैं एक रिकॉर्ड वीडियो किया था जो कि डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो फिर से मैं डिलीट कर रहा हूँ, है ना, काफ़ी मेहनत लग रहा है, तो आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए।
ताकि हमारी मेहनत वो जो है सफल की दिशा दे। अगला, तो कौन आया था अकबर के दरबार में? तो कौन था? रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच था। ये आया कहाँ था? तो फतेहपुर सीकरी और आगरा में। यह फतेहपुर फतेहपुर सीकरी एवं आगरा में आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ आया था, है ना? तो आगरा में आने वाला प्रथम जो है अंग्रेज कौन था अकबर के शासनकाल में? तो रॉल्फ फिंच हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में आने वाला कौन था? रॉल्फ फिंच हो जाएगा। और सर थॉमस रो और हॉकिंस की बात करें तो किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में, है ना? जहांगीर के समय में आया था, समय में आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि जहांगीर के समय में कौन आया था? तो हॉकिंस आया था पहले, उसके बाद जो है सर थॉमस रो आया था। अगला क्वेश्चन, करा अंग्रेजी उपन्यासकार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक की अगर बात किया जाए तो इसका जो लेखक हो जाएगा अरुंधति राय। अरुंधति राय हो जाएगा। अरुंधति राय को इसके लिए जो है बुकर पुरस्कार भी दिया गया था, है ना? अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं। इनको बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कर निम्न में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सभी हो जाएगा। गांधी जी के जो नमक आंदोलन हुआ था उसमें ये सभी महिला पार्टिसिपेट किए थे, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगर बात करें गांधी जी के नमक आंदोलन का, तो ये जो नमक आंदोलन था, है ना, जिसके लिए जो है दांडी मार्च निकाला गया था, तो दांडी मार्च जो निकाला गया था आपको 24 मार्च, है ना, 24 मार्च को, सॉरी 24 नहीं 12 मार्च को दांडी मार्च 12 मार्च को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकाला गया था और 24 दिन बीतने उपरांत कितना तारीख को पहुंचा था? तो ये जो है आपको 6 अप्रैल को, है ना, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, है ना, नमक कानून को क्या किया? नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून को तोड़ा गया। ठीक है, नमक कानून को क्या किया गया? तोड़ा गया। तो 12 मार्च को शुरुआत हुआ था आपको दांडी मार्च, ये साबरमती आश्रम से, और 24 दिन के बाद अंतोगत्वा जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इस नमक कानून को क्या किया गया? तो तोड़ दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल। तो लाल कुर्ती आंदोलन के जो इसमें नेता है वो कौन है? तो इसका आंसर आप लोग भी मारिए, कमेंट कीजिए। तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत 1930-31 में हुआ था। 1930 से 31 में। इसका उद्देश्य क्या था?
इसका उद्देश्य की अगर बात करें, है ना, तो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोग करना था, एवं अंग्रेजों को भगाना था। ठीक है, तो इस लाल कुर्ती आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1930-31 में हुआ था। इसका उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो गांधी जी का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोग करना एवं अंग्रेजों को भगाना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। लाल कुर्ती संगठन का नाम, है ना, लाल कुर्ती क्यों रखा गया, तो इसका जो लोग रहते थे, इसके सदस्य जो है लाल वस्त्र धारण करते थे, लाल वस्त्र धारण करते थे, है ना। इसका जो है सदस्य क्या चीज करते थे, तो लाल वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, 86, 87, यहाँ 88 कर लीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए डेट के साथ, है ना, तो इसकी स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, है ना। कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगर बात किया जाए इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसका फुल नाम होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको हम लोग शॉर्ट में ए.ओ. ह्यूम कहते हैं, ए.ओ. ह्यूम है। अगर बात किया जाए इसके प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था आपको मुंबई में, कहाँ हुआ था, मुंबई में कहाँ हुआ था, तो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, तो इसका जो कहाँ हुआ था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसके प्रथम अध्यक्षता किसने किया था, प्रथम अध्यक्षता की अगर बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगर बात किया जाए इसके संस्थापक के समय, है ना, आईएनसी के संस्थापक के समय गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल तो लॉर्ड डफरिन था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड डफरिन था। पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत, तो उस समय जो गवर्नर जनरल था आपको लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट जो है आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता के प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया, तो लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड बेलेस्ली ने। इन चारों में से किसने मजाक उड़ाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, क्या कहकर, तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों को जनता का प्रतिनिधि कहकर मजाक उड़ाया था।
तो मजाक उड़ाने वाला कोई और नहीं था, तो उस समय के गवर्नर जनरल था, अर्थात लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था जी? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन की अगर बात किया जाए तो इसका कार्यकाल जो था 1884 से 88 था। इसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था, है ना। तो इसी बीच में जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ रहा है, जिसका स्थापना जो है हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में। और यही कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि करता है। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात किया जाए तो ये सहायक संधि से संबंधित है। सहायक संधि से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें तो ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल विभाजन से बंगाल विभाजन से संबंधित है। ये विभाजन जो है कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? नाइजीरिया, अस्टंट अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, ऐसा रिकिया। तो इन चारों में से जो है किसके द्वारा जो है ये निद्रा रोग होता है ना। सुतिएगा तो सुतले रह जाइएगा, उठबे नहीं कीजिएगा, है ना। तो ये जो होता है ट्रिपैनोसोमा के कारण। किसके कारण? ट्रिपैनोसोमा के कारण निद्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, कर टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो देखिए टाइफाइड बुखार अभी हाल ही में, है ना, बहुत लोगों को परेशान भी किया है और अंदर से जो है कमजोर भी कर दिया है, जिसको आज के समय में चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग भी जान लीजिए कि आखिर ये जो टाइफाइड है यह किसके कारण होता है, क्यों होता है, क्या खाने से होता है, कैसे खाने से होता है। तो टाइफाइड की अगर बात किया जाए तो टाइफाइड सबसे पहले जान लीजिए कि ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम जो है साल्मोनेला। साल्मोनेला नामक जीवाणु से होता है। नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? तो साल्मोनेला नामक जीवाणु से होता है। क्या? टाइफाइड। टाइफाइड आखिर फैलता कैसे है? आखिर जीवाणु कहाँ से आया? तो खराब भोजन खाइए, खराब भोजन खाइए, खराब भोजन, खराब पानी पिए, खराब पानी पीजिए, है ना, खराब पानी, है ना, खराब भोजन का सेवन से ये टाइफाइड उत्पन्न होता है ना, से होता है। क्योंकि खराब पानी और खराब भोजन में यही बैक्टीरिया रहता है और इस बैक्टीरिया में साल्मोनेला नामक का जो बैक्टीरिया है इसी से क्या हो जाता है? टाइफाइड। टाइफाइड की अगर बात की जाए तो किसको प्रभावित करता है? टाइफाइड। टाइफाइड जो है प्रभावित करता है। प्रभावित किसे करता है? तो यह आंत को प्रभावित करता है। आंत को, है ना। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। अगर इसी में विषाणु की बात की जाए तो विषाणु में से जो है बहुत सारे रोग होता है, जैसे एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और जैसे होता है पोलियो होता है आपको, है ना, पोलियो होता है। बात किया जाए खसरा होता है, खसरा होता है। छोटी माता होती है, छोटी माता होता है। तो ये सब जो रोग का नाम है ये क्या है? तो वायरस के कारण होता है। प्रोटोजुआ की अगर बात की जाए तो प्रोटोजुआ से ही मलेरिया होता है। मलेरिया, मलेरिया कौन सा मच्छर काटने से होता है? तो मच्छर की अगर बात किया जाए तो मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, है ना।
तो उस प्रोटोजोआ का नाम भी बताइए कि कौन सा प्रोटोजोआ को काटने से होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा प्रोटोजोआ को काटने से मलेरिया होता है। कवक की अगर बात की जाए तो कवक में जो है आपको दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली होता है ना। जानवरों में जो खुर रोग होता है, जानवर में खुर रोग है ना, ये सभी किसके कारण होता है, तो ये कवक के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह डीपीटी का वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो डीपीटी में जो है 3 रोगों के लिए जो है टीका दिया जाता है। तो 3 रोग कौन कौन है, क्या डिप्थीरिया काली खांसी टिटेनस है, पोलियो डिप्थीरिया तपेदिक है, टिटेनस तपेदिक पोलियो है, तपेदिक टाइफाइड और पोलियो है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डिप्थीरिया काली खांसी और टिटेनस। डिप्थीरिया काली खांसी और टिटेनस के कारण जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसके बचाव के लिए, ये तीनों बीमारी से बचाव के लिए। किसका किसका, डिप्थीरिया काली खांसी और टिटेनस के लिए क्या लिया जाता है, तो डीपीटी का टीका लिया जाता है। डीपीटी का फुल फॉर्म अगर कभी पूछ दे तो क्या बताइएगा, डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, पी से हो जाएगा पार्टिसिस हो जाएगा, और टी से हो जाएगा टेन्यूस, है ना। डिप्थीरिया, डीपीटी, डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हो जाएगा। पी से अगर बात किया जाए तो पार्टिसिस हो जाएगा, पार्टिसिस हो जाएगा। अगर बात किया जाए टी से, तो टी से हो जाएगा आपको टेन्यूस, है ना, टेन्यूस, टेन्यूस हो जाएगा, है ना। तो पूछ देगा कि डी में डीपीटी में डी का क्या होता है, तो डिप्थीरिया, पी का क्या होता है तो पार्टिसस, और टी का क्या होता है तो टेनिस होता है। ठीक है, टेन्यूस। अगला क्वेश्चन, कह रहा किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, कि कोई तत्व रासायनिक है या भौतिक। तो रासायनिक गुण अगर स्पष्ट करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या प्रोटीन की संख्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इनमें से सभी। तो रासायनिक गुण होने के लिए आपको इसमें से क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है तो वो इसका मतलब ये है कि वह रासायनिक गुण को फॉलो नहीं कर रहा है, रासायनिक गुण को फॉलो नहीं करना है। प्रोटॉन की अगर बात किया जाए इसकी खोज की, तो इसकी खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किए थे आपको जे थॉमसन ने, जे थॉमसन थॉमसन ने किए थे। न्यूट्रॉन की खोज की अगर बात किया जाए तो जेम्स चैडविक हो जाएगा, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, है ना। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो सेल याद करके रखिएगा कि सेल में एक बैटरी होती है, ठीक है, और बैटरी में क्या होता है, रासायनिक होता है। तो क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा हो जाएगी, है ना। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो सीधा सीधा जान लीजिए कि रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, कह रहा नीला थोथा क्या है, नीला थोथा क्या है, थोथा, थोथा, है ना। तो क्या कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। तो नीला थोथा की अगर बात किया जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कभी रिजल्ट होने वाला नहीं है, ये बता देता हूँ। क्योंकि कमेंट करने से आपको याद होगा, चीज़ों को लिखिएगा, है ना, याद होगा, चाहे गलत ही क्यों नहीं। एक बार गलत होगा, दूसरी बार अवश्य ही आपको सही होगा। तो नीला थोथा का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। इसका फार्मूला की बात किया जाए तो इसका फार्मूला होता है CuSO4, CuSO4 होता है। इस CuSO4 को क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं, है ना। इसे इसे क्यूप्रिक क्या कहा जाता है, तो इसे जो है आपको क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपको कॉपर सल्फेट।
अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसको याद करना बहुत ही आसान है। खा के बाय बाय कर दीजिए, खा के बाय बाय कर दीजिए, तो बाई से बाई कार्बोनेट लग गया, सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। सोडियम और सोडियम कार्बोनेट अगर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो ये धोने वाला सोडा हो जाएगा, है ना, धोवन सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोवन सोडा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील की अगर बात की जाए तो यह किसका मिश्र धातु है? लोहा, निकेल और क्रोमियम का, लोहा एवं क्रोमियम का, तांबा एवं क्रोमियम का, लोहा एवं जस्ता का। तो स्टेनलेस स्टील की अगर बात करें तो ये किसका मिश्रण हो जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, VVI है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेनलेस स्टील किसका है मिश्र धातु? तो याद कर लीजिए इसको, लोहा, निकेल और क्रोमियम है, या लोहा क्रोमियम निकेल बोल दीजिए, या लोहा निकेल क्रोमियम बोल दीजिए, लोहा निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाष्प, वाष्प जब गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो किससे गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है? एल्युमिनियम से, तांबा से, कार्बन से, लोहा से, किससे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम से, है ना। देखते हैं जब भात पकाते हैं तो एल्युमिनियम का जो है ढक्कन से उसको ढक देते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम से कोई भी जो है वाष्पन उससे प्रतिक्रिया नहीं करती है, उसे नहीं करती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम हो जाएगा। तांबे की अगर बात किया जाए तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले मनुष्य सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगर बात किया जाए कार्बन की, तो कार्बन जो है किसका किसका प्रूफ है? हीरा और ग्रेफाइट का, हीरा एंड ग्रेफाइट जो है, हीरा और ग्रेफाइट जो है किसका प्रूफ है? तो ये कार्बन का। लोहा की अगर बात किया जाए तो वैदिक सभ्यता में, है ना, वैदिक सभ्यता में लोहे का खोज किया गया था, लोहा की खोज किया गया था, खोज, है ना, किया गया था। तो लोहा की खोज जो है किस सभ्यता में हुआ था? तो आपको बताना है वैदिक सभ्यता में। कार्बन जो है, हीरा और ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? कार्बन का। तांबे का प्रयोग जो है मनुष्य सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था किसका? तो तांबा धातु का। सर्वप्रथम मनुष्य किसका प्रयोग किया था? तांबा धातु का। और एल्युमिनियम की बात किया, है ना, तो एल्युमिनियम जो है कोई से प्रतिक्रिया नहीं करती है वाष्प के रूप में। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो इसमें से नोबेल गैस को छांटना है, ये चारों में से। तो नोबेल गैस सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन होता है नोबेल गैस। ठीक है, नोबेल गैस हो जाएगा आपको हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, हीलियम, नोबेल गैस, नोबेल गैस कौन कौन सी हो जाएगी? तो हीलियम हो जाएगी, हीलियम हो जाएगी आपको, और क्या हो जाएगा? तो नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा आपको, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, क्रिप्टॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, और क्या होता है? एक रेडॉन होता है, एक क्या होता है? एवं रेडॉन होता है, रेडॉन। तो ये सभी जो है आपको क्या है? नोबेल गैस के अंतर्गत आता है। कौन कौन है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ठीक है, तो ये सबको याद रखना है। ठीक है, तो इसी में से पूछा गया है हीलियम के बारे में, है ना। तो कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो इसी में तो है हीलियम। हीलियम क्या है? एक नोबेल गैस है। नोबेल गैस की अगर बात करें तो नोबेल गैस किस वर्ग का तत्व है? किस वर्ग की गैस है? किस वर्ग की गैस है? तो ये नोबेल गैस है
18 वर्ग 18 की गैस है ना, वर्ग 18 की है ना गैस है, किसका है, तो वर्ग 18 की। अगला क्वेश्चन, कह रहा हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, पानी बनेगा जी, क्या बनेगा, पानी। हाइड्रोजन को जलाइएगा तो क्या बनेगा, पानी। पानी का जो फार्मूला होता है H2O होता है, क्या होता है, H2O। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो हमारे वायुमंडल में 21% अभी ऑक्सीजन है, कितना है, 21% है। अगला क्वेश्चन, कर उन शराब त्रासदी में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता हो जाता है ना, तो क्या मिलावट रहता है, कर वैसा शराब जिसको पीने से आप अंधा हो जाइएगा तो उसमें जो है किसकी मात्रा रहती है, क्या एथिल एल्कोहल रहती है, मेथिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो शराब में जो मिला रहता है आपको मेथिल एल्कोहल, क्या रहता है, मेथिल एल्कोहल को ज़्यादा डोज लेने से क्या होता है, तो अंधापन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहीं तक था लास्ट। तो आज तक हमारा जो है आज का जो है 6ठा क्लास था और ये 6 क्लास में जो है 150 क्वेश्चन का जो है सीरीज हो चुका है और साथ ही साथ उसका डिस्कशन अगर मिलाइएगा तो लगभग जो है आपको 1000 क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, तो 5 दिन में 1000 क्वेश्चन जब पढ़ने लगिएगा तो आपका दिमाग जो है 6 महीना में रन करेगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार इस सीरीज से जुड़े रहिए। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। ऊपर वीडियो नीचे पीडीएफ है ना, वहां से आप जो है उसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं, रिवाज कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, कॉपी में नोट बना सकते हैं, क्योंकि मैं सारा चीज़ जो है रिलेटेड आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ। आप अपने शब्दों में उसे उतार करके लिख सकते हैं ताकि आपको उतारने में समझने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो बहुत सारी जो है वैकेंसियाँ अभी निकली है, तो आपको अगर मौका है इस चुनाव से पहले अगर लेने का तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर 5 साल आराम से बैठे रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।